discuss remaining part of the chapter microbes in human welfare of class 12th, chapter number 8. In the previous video we have discussed the above topics, which are microbes in household products and microbes in industrial products. Now we will talk about microbes in sewage treatment plant, production of biogas, biocontrol agents and biofertilizers. So now starts with our topic today, which is microbes in sewage treatment plant. So we have known that large quantity of wastewater is generated every day in cities and towns, a major component of which wastewater is human excreta. The municipal wastewater is also called sewage. It contains large number of organic matter and microbes. One point है, what sewage contains large number of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater disposed of daily? This cannot be discharged into the natural water bodies like rivers and stream directly, because क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हम इस पानी को सीधा ही नेचुरल वाटर बॉडीज में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जो नेचुरल जो लाइफ होगी वो अफेक्ट होगी, वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी उनकी लाइफ में। Hence disposal, hence sewage is treated in a सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो सीवेज होता है, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है अर्बन एरिया का, जो सीवेज कहा जाता है, उससे क्या किया जाता है, उसकी वजह ट्रीटमेंट की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे STP क्या है? वेयर सीवेज ट्रीटेड components of sewage. तो components are this. STP की फुल फॉर्म होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्ट। Now to make it less pollutant, treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes. Heterotrophic का पता है, microbes are of two types, autotroph and heterotroph. Heterotroph वो वाले microbes होते हैं जो CO2 पे काम करते हैं, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज पहले से प्रेजेंट रहते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑन 2 स्टेजेस। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट ये हम 2 स्टेप्स में करते हैं। वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी के बारे में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिजिकल सेपरेशन करते हैं, फिजिकल क्लीनिंग करते हैं। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इनको फिजिकल रिमूवल। तो फिजिकल रिमूवल कौन से स्टेप में होती है? प्राइमरी स्टेप में होती है। क्वेश्चन दैट फिजिकल रिमूवल स्टेप कौन सा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सीवेज से, उनको हम फिजिकली फिल्टर कर लेते हैं, सेडिमेंटेशन के थ्रू निकालते हैं, थ्रू विच प्रोसेसेस फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब उसके अलावा दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली द फ्लोटिंग डेब्रिस, जो पानी के ऊपर जो तैर रहा होता है कूड़ा, सबसे पहले उसको अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब वाले एक जाल लगा दिया जाए और जाल के थ्रू पानी को निकाला जाए, तो उसके ऊपर जितना ही पानी होगा, मान लीजिए ये है वाटर, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक जाल। तो अगर यहाँ से मैं पानी को फ्लो करता हूँ, अगर मैं सारा पानी यहाँ से लेके जाता हूँ, तो यहाँ जो पानी पहुँच रहा है उसमें ये बड़े बड़े कचड़े तो नहीं पहुँच पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज़ फिल्ट्रेशन। अब जब मेरे पास ये दूसरा पानी पहुँचा, ठीक है, मेरे पास ये पानी पहुँच गया, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स तो होंगे, पत्थर कंकड़, जो पानी के अंदर तो मिट्टी। अब इसकी फिल्ट्रेशन कैसे की जाएगी? देन द गर्ट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। अब पानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक दिया जाएगा। रोकने के बाद जो पत्थर कंकड़ होगा, ये अंडर सर्फेस टेंशन ग्रेविटी
कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जैसे ये नीचे बैठेगा, है ना, जैसे नीचे बैठ जाएगा सारा, और जो साफ पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा, है ना। साफ पानी ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज सेडिमेंटेशन स्टेप। अब नाउ ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम, दो सेटल, जितना भी हमने सॉलिड इकट्ठा करा, अब इसे करने के बाद हमने दो चीज़ें पाई। एक तो हमने पाया वो ब्लैक वाला पार्ट, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर थे, है ना। एक में पाया हमने साफ पानी। तो ये कंकड़ पत्थर वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी स्लज, इस वर्ड को याद रखो। और इसे कहा जाता है इफ्लुएंट। व्हाट? इफ्लुएंट। द सॉलिड दैट सेटल डाउन द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट, जो ऊपर का जो पार्ट था, उसे कहा जाता है इफ्लुएंट। ठीक है। द इफ्लुएंट, अब जो इफ्लुएंट होगा इसको, आर द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज नॉट सेटल किया गया था ताकि सेडिमेंट हो जाए। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में से उसे क्या करा जाएगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जाएगा। हमने पास ट्रीटमेंट दो तरीके होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली कैसी है? फिजिकल है, जिसमें क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है और सेडिमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसी होगी? अब इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। विच पार्ट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल? सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होगा? जो हमने इफ्लुएंट लिया है, इस पास ऑन टू लार्ज एरिएशन टैंक्स। अब हमने ये जो इफ्लुएंट लिया था, ये रहा इफ्लुएंट, ठीक है, ये रहा इफ्लुएंट। अब इसको बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इफ्लुएंट, ठीक है, इसको हमने बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया, ठीक है। नाउ वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। इसके अंदर एयर डाली जाएगी और इसको मिक्सिंग की, और खूब सारी मिक्सिंग की जाएगी। एयर डाल के मिक्सिंग की जाएगी। मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा? जिसकी वजह से दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। इसके अंदर जो माइक्रोब्स थे, इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये ग्रोथ हुई, क्या कर लेंगे? बैक्टीरिया फंगल का गुच्छा बनाने कहा जाता है, फ्लॉक्स कहा जाता है। व्हाट आर कॉल्ड? फ्लॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि विद ग्रोथ ऑफ यूजुअल एरोबिक माइक्रोब इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में क्या क्या है? फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरियल एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज फ्लॉक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि फ्लॉक्स क्या है? अभी फ्लॉक्स हो, वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अब इन्हें जब ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे तो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स इन्होंने कहाँ से लिया? पानी के अंदर ही जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट था, मतलब ऑर्गेनिक मैटर था, मतलब जो वेस्ट था, एक्सक्रीटा था, वो। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD। BOD बहुत इंपॉर्टेंट को पार्ट, BOD इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज BOD? फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। व्हाट इज BOD? BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत लोग इसे बायोलॉजिकल बोलते हैं, बट दिस इज नॉट बायोलॉजिकल, इसको ध्यान से पढ़िए। दिस इज बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD? BOD refers to the amount of oxygen that would consumed। मान लीजिए ये कंटेनर है जो कि है 1 लीटर का, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया। इसके अंदर 1 लीटर पानी है, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो गंदा पानी है। अब और इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी है, तो उन बैक्टीरिया को, इस 1 लीटर पानी को साफ करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी? BOD। तो मतलब अगर मतलब पानी जितना ज़्यादा गंदा, तो BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी कम। सॉरी, मतलब पानी जितना ज़्यादा गंदा, उतनी ही ज़्यादा डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन की। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बैक्टीरिया को पानी को साफ़ करने में। जितनी मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा सांस भी लेगा, उतनी ज़्यादा सांस लेगा तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा।
तो इट मीन्स ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर पानी साफ़ हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हो गई तो मतलब बीओडी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब सांस कम लेंगे तो ऑक्सीजन कम लेगी, और अगर ऑक्सीजन कम लेगी तो मतलब बीओडी क्या हो गया, बीओडी कम हो गया। ठीक है गाइस, हम इसके बाद चलते हैं। बीओडी रिड्यूस हो गई, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। मतलब टिल द बीओडी इज रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई, मतलब उन्होंने काम करना कम कर दिया, और काम करना कम कर दिया मतलब अब गंदगी कम है पानी में। तो द बीओडी टेस्ट द मेजर ऑफ द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। दस इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो बीओडी से पता चलता है कि पानी कितना गंदा है, पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर पॉल्यूटेड इज द पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा बीओडी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन किसका, वाटर का। अब जैसे बीओडी कम हुई, वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर अ बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा था फ्लॉक्स बन गए थे, अब फिर हमने इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, दूसरे सेटलिंग टैंक में डाला। अब यहाँ पर जो फ्लॉक्स होंगे, जो फ्लॉक्स थे वे सेडिमेंट होने शुरू होंगे। क्या होने शुरू होंगे, सेडिमेंट होने शुरू होंगे। ठीक है, अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इस सेडिमेंट को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। अब ध्यान दो, ये जो सेडिमेंट बना था ये कैसे बना था, ये बना था एरोबिक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया फंजाई का जब मिक्सचर हुआ था, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश। तो मतलब इसके अंदर खूब सारे एरोबिक बैक्टीरिया है, खूब सारी फंगस है। ठीक है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड जो स्लज, अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज बना है, गुच्छा जो बना है जिसको मैं निकाल लिया अलग करके नीचे बिठा के। ठीक है, अब जो एक्टिवेटेड स्लज बना है, ये द पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड, कुछ इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट दोबारा एरिएशन टैंक में डाला जाता है एज इनोकुलम। कैसे, जब एरिएशन टैंक था जिसमें हम एयर डाल रहे थे और एक्टिवेटेड स्लज बना रहे थे, उसमें से सारे तो निकाल लिया, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा उसमें दोबारा डाल दें। क्यों, कि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, बैक्टीरिया है, और वहाँ पे क्या है, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स है, ताकि हम उस प्रोसेस को और फास्ट कर सकें। दूसरा जो हमारे पास बैच लॉट आएगा पानी का, उसमें ये प्रोसेस जो होगी फ्लॉक्स बनने की जल्दी होगी, और जितनी जल्दी फ्लॉक्स बनेंगे इसका मतलब पानी उतना ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या यूज़ कर रहे होंगे, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होंगे, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होंगे, पानी को क्लीन कर रहे होंगे, तो बीओडी क्या कर रहे होंगे, बीओडी कम कर रहे होंगे, बीओडी कम कर रहे होंगे तो मतलब पानी साफ़ कर रहे होंगे। जैसे हमने दही डाला था दूध में, ऐसे इनोकुलम फिर उसमें एक अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होता है जो उसमें जाने के बाद मोर न्यूट्रिएंट्स में और फास्टली ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक, वही काम यहाँ पे हो रहा है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू अ टैंक कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो हमने थोड़ा सा दोबारा बैग डाल दिया इसके अंदर, है ना, और जो बचा हुआ पार्ट था ये हमने एक और टैंक में डाला विच इज़ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। खूब सारा इकट्ठा कर लिया। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसे कहा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसका काम क्या है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली। अब यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया जो एनारोबिक काम करते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज। ये एक्ट करेंगे कौन से, एनारोबिक, और डाइजेस्ट कर देंगे इनको खा जाएंगे। किसको, बैक्टीरिया और फंगस को, मतलब फ्लॉक्स को खा जाएंगे। और जब ये खाएंगे ड्यूरिंग डाइजेशन, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ गैसेज रिलीज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी गैसेज है, मीथेन, कार्बन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दीज गैसेज आर will form biogas and used as a source of energy for inflammable। अब जो इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अब इसी इन सबको करने में सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी। अब इसमें से भी जो ऊपर वाला होगा वो इफ्लुएंट हो जाएगा पानी। ये जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम एंड एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट इज शोन इन द फिगर। दिस इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट।
अब इसके बाद you can appreciate how microbes play a major role in the treatment of millions of gallons of water every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. इंसान की बनाई हुई कोई चीज़ भी इस अभी तक इसे टक्कर नहीं दे पाई. You have aware that due to increasing urbanization, शहरीकरण, शहर बन रहे हैं, खूब सारे टाउन्स बन रहे हैं, सीवेज बहुत ज़्यादा बन रहा है, लार्ज क्वांटिटी देन इवन बिफोर. हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इनफ, वो तो नहीं है. सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज टू वाटर बॉर्न डिजीजेस. उसके अलावा फिर ये इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. क्यों? ताकि हम क्लीन कर सकें इस पानी, गंगा को और यमुना को, to save these major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build large number of sewage treatment plants. इस प्लान में क्या प्रपोज हुआ है कि हम खूब सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे सो दैट ओनली ट्रीटेड वाटर will be discharged in rivers. A visit to sewage treatment plant which is situated in any place near you would be a very interesting educating person. तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये तो पूरा ही प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कुछ समझा दी है. और नीचे से क्वेश्चन आ सकता है. नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट विच इज़ बायोगैस एंड माइक्रोब्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. अभी हमने पढ़ा कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस का हम लोग यूज़ करते हैं. वी रेड अभी विच आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. ये तो हमने वहाँ से लिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से. उसके अलावा हम बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस पार्ट में. तो व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी गैस, जिसमें 3 गैसेस हमने पढ़ी, मीथेन H2S, मीथेन H2S एंड CO2, जिसमें भी मीथेन होती है मेजर गैस. मीथेन इज अ मेजर गैस. ठीक है. predominantly methane producing by a microbial activity and which may be used as fuel. You have learnt that microbes produce different type of gases. microbes कई तरह की gases release करते हैं as end product, as उनका product during the growth and metabolism. वो अपनी growth और metabolism के टाइम कई तरह की gases को produce करते हैं as their product. The type of the gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई इस पर डिपेंड करता है कि माइक्रोब कौन सा है और उसका सबस्ट्रेट क्या है. तो टाइप ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब्स एंड सबस्ट्रेट. In the example cited in the relation to the fermentation of dough, cheese making and the production of barbages, the main gas production is CO2. अगर आपको याद हो तो हमने जब देखा था कि फर्मेंटेशन, जब डो का फर्मेंटेशन हुआ या चीज़ बना तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड. हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड H2. तो वो एक और गैस रिलीज करते हैं, कौन से? एनएरोबिक बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? एनएरोबिक बैक्टीरिया. अदर देन सेलुलोज other than CO2 releases one more gas which is known as methane. तो वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं. कौन से बैक्टीरिया? एनएरोबिक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिथेनोजेंस कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कि मिथेनोजेंस क्या है. one such common bacteria is methanobacterium. Example of methanogenism, methanobacterium. Example. ठीक है. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge
ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। याद करिए हमने एरोबिक स्लेज और एनारोबिक स्लेज पढ़ा था अभी सीवेज ट्रीटमेंट में। लास्ट में जो हमें फ्लॉक्स में जो हमें सामान मिला था बैक्टीरियल ग्रोथ फंगल फिलामेंट्स, वो क्या थे, एनारोबिक स्लज थे। याद है उसको हमने फिर कहाँ डाला था, हमने उसे एक डिवाइस हमने उसे एक कंटेनर में डाला था, इसे कहते थे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ऑफ कैटल। नाम है बैक्टीरिया का मिथेनोजेंस। ठीक है, ह्यूमन ऑफ कैटल। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल। सेलुलोज कहाँ होता है, प्लांट सेल वॉल में। ठीक है, तो ऊपर से बात है, अगर कैटल क्या खा रही है, प्लांट खा रही है, तो उनका जो फूड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज। और जब भी मीथेन सेलुलोज के ऊपर हीट करते हैं तो उससे क्या रिलीज करते हैं, मीथेन। इन ह्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। Thus, the excreta dung of cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly known as gobar gas. The biogas plant consists of a biogas plant। अब हम देखेंगे कि बायोगैस प्लांट कैसा होता है और कैसे फंक्शन करता है। तो जो बायोगैस प्लांट होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक। ये कंक्रीट का टैंक होता है। इट इज़ लाइक दिस। ये कंक्रीट का एक ऐसा टैंक होता है जो ज़मीन से अराउंड 10 to 15 मीटर्स डीप होता है। ज़मीन से कितना, 10 to 15 मीटर। ठीक है, फीट, 10 to 15 फीट। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। अब याद है अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करेंगे हम, जितना ही बायो वेस्ट होता है, जिसमें होता है गोबर, वेजिटेबल वेस्ट, है ना, पील, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसके ऊपर लगाते हैं कवर। ये जो कवर है, और ये कवर हार्ड नहीं होता है, फ्लोटिंग होता है, मतलब ये ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस लेवल पे हमने इसको फिल करा था और आज इसका लेवल ये हो चुका है, लेकिन हमें स्लरी तो यहाँ तक थी, तो मतलब यहाँ से पहले यहाँ तक था इसका लेवल, अब इसका लेवल यहाँ तक हो चुका। तो ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फिल है, इसमें गैस फिल है। A floating cover is placed over the slurry, which keep on rising as the gas production in the tank due to microbial activity. The biogas plant has an outlet। इसमें एक आउटलेट होता है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंग डाला, वाटर डाला, इसके थ्रू ये डंग और वाटर कहाँ आ गया, टैंक के अंदर आ गया। अब ये क्या स्लज है। ठीक है, अब एक और गैस कौन सी होगी, H2S, which is connected to pipe to supply biogas near nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilization। अब मान लीजिए जो स्लरी यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुकी है, जिसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा न्यूट्रिएंट के नाम पे, तो अब क्या बन चुकी है, फर्टिलाइज़र बन चुकी है, खाद बन चुकी है। तो उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे और फिर कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फील्ड्स में एज फर्टिलाइज़र। Cattle dung is available in large quantity in rural area where cattle are used for variety of purposes. So biogas plants are more often built in rural areas. A biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown in the figure. The technology of production, what important is the technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of बायोगैस की टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप हुई, इंडिया में। और किसकी वजह से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI, इम्पोर्टेंट IRI, ये रही इसकी फुल फॉर्म। एंड KVIC। एंड व्हाट इज KVIC? KVIC इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोनों डेफिनेशन, ये दोनों ही नीट क्वेश्चन हैं।
PYQ. Full form of IRI and the full form of KVIC. If your school is situated near a village or in a village or near a village, it would be very interesting to inquire any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and learn more about it, how it managed actually. Now we will start our third topic, microbes as biocontrol agent. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? Microbes in sewage treatment, microbes in biogas, microbes in household भी हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, माइक्रोब्स इन केमिकल्स भी हमने देखा है, और अब देखेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट लाइक पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest. In modern society, these problems have been tackled in increasing the use of chemicals by using insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human being. तो insecticides और pesticides क्या है? Very much harmful and toxic to human being and animals alike and have been polluting our environment. Fruit, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Now, the approach is, what is the new approach? Biological control of pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than introduced chemicals. तो हम chemicals की जगह कुछ ऐसी chemical practices हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम natural predators की help लेते हैं पेस्टिसाइड्स को रोकने के लिए रादर देन यूजिंग एनी केमिकल, जिसमें हम बिना कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल जो प्राकृतिक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ डैट, जो ऑर्गेनिक फार्मर है उनका की बिलीफ क्या है, फॉर फ्यूचर हेल्थ द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़. जितना भी ज़्यादा वैरायटी होगा लैंडस्केप का उतना ही सस्टेनेबल होगा. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक का मतलब किसी भी तरह का केमिकल यूज़ ना करना, सिर्फ नेचुरल प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स हैं उन पे काम करना. The organic farmers therefore work to create a system where insect that are sometimes called pest are not eradicated. तो वो ट्राई कर रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म ना किया जाए. समटाइम्स नॉट इरेडिकेटेड बट instead are kept at manageable level by complex system of check and balance within the living and variant ecosystem. बस उनके लेवल को जो है मेंटेन रखा जाए. Contrary to the conventional farming practice, often use chemical method to kill both harmful life form indiscriminately. मतलब जैसा कि अभी हो रहा है इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी में, ना कि जैसा अभी हो रहा है कन्वेंशनली कि फार्मर प्रैक्टिस करते हैं केमिकल मेथड जो किल करते हैं बोथ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली. हम चाहते हैं कि जो यूज़फुल वाले हैं वो ना मरे हार्मफुल वालों के साथ, लेकिन जो केमिकल्स हैं वो दोनों को मार देते हैं. अभी तक ऐसा ही हो रहा है, बट फार्मर चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले फार्मर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे टेक्निक्स लाएँ कि हम इनके लेवल को मैनेज कर सके, ना कि इन्हें बिल्कुल मार दें. So this is holistic approach that seek to develop an understanding of a web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field flora and fauna. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable
For without them, the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. तो ये कह रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि जो इरेडिकेशन है क्रिएचर का आर नॉट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि उनको वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज बट अनडिज़ायरेबल भी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड प्रैक्टिस पैरासाइटिक जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स हैं जो उन पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक फूड वेब का नुकसान होगा, जो फूड वेब होगी वो ख़राब हो जाएगी। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependency on toxic chemicals। तो इसलिए अगर हम बायोकेमिकल मेजर्स यूज़ करते बायो का कंट्रोल में मेजर्स यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टॉक्सिक पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, टॉक्सिक्स पे, टॉक्सिन्स पे और पेस्टिसाइड्स पे। An important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field। इसका एक अप्रोच तो ये है कि हम थोड़ा उन लोगों के बारे में जानना शुरू करते हैं, उन बायोलॉजिकल फॉर्म्स के बारे में जो फील्ड में इनहेबिट करती हैं, प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट्स। प्रेडेटर्स भी हैं और पेस्ट्स भी हैं। एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स, उनके लाइफ साइकिल भी समझे, पैटर्न ऑफ फीडिंग भी समझे, उनके हैबिटेट भी समझे, तभी तो हम समझ पाएंगे उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। दिस विल हेल्प टू प्रोवाइड और डेवलप अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ बायोकंट्रोल। द वेरी फेमिलियल बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, आप सभी ने देखी उधर लेडी बर्ड बीटल कहा जाता है उसको, एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। दिस इज द क्वेश्चन। इतने पूरे चैप्टर, इस पूरे टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि लेडी बर्ड बीटल, और ये कहाँ से आती है, किसके ऊपर करती है, यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacterium Bacillus thuringiensis। Microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly और caterpillar is Bacillus thuringiensis। तो butterfly और caterpillars के लिए हमने किसको रखा है, Bacillus thuringiensis, इसे कहा जाता है BT, बिकॉज जो Bacillus thuringiensis है शैशे नहीं होते पाउचेस, ड्राई सेशे के फॉर्म में अवेलेबल होता है, विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रे ऑन टू वनरेबल प्लांट। जो पानी की तरफ फिर जिसको पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है और स्प्रे कर दिया जाता है, सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। व्हेन, अब होता क्या, अभी काम कैसे करता है, वेयर दीज आर ईटन अप बाय द इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट का लार्वा इसे खाता है। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड। बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस के अंदर क्या होता है, बीटी टॉक्सिन होता है इनके स्पोर्स में। जैसे इंसेक्ट के लार्वा ने उसे खाया, उसके गट में जाते ही जो टॉक्सिन होगा वो रिलीज होगा एंड द लार्वा गेट किल्ड। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो इंसेक्ट खाया वही मरा, है ना। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। और ये हमेशा किसके लिए करेगा, कैटरपिलर्स के लिए। बाकी अगर कोई और खा लेता है तो वो बच जाएगा। Because the development method of genetic engineering in the last 10 decades, so the scientists have introduced BT, Bacillus thuringiensis toxin gene into plants. Such plants are resistant to attack by insect pests। अब जो है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के जो टॉक्सिन्स है उन्हें प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर कोई भी उस प्लांट के पार्ट को खाया, कोई भी इंसेक्ट जिसके लिए वो ससेप्टेबल है, वो खाते ही मर जाएगा। अब ऐसी एक और अप्रोच है बीटी कॉटन। व्हाट इज बीटी कॉटन? तो बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल which is being cultivated in some states of our country. You will learn in chapter 10. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease in fungus Trichoderma
Trichoderma species are free-living fungi. They are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol agent for several plant pathogens. Baculoviruses are the pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biological control agent are in the genus Nucleopolyhedron virus. ये बहुत important है baculovirus. तो baculoviruses जो होता है ये किसे किल करता है? Insects and other arthropods. तो majority of baculoviruses are used एज बायो कंट्रोल एजेंट में जो बैक्यूलो वायरसेस यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन से जीनस से आते हैं? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोन वायरस से आते हैं. दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. और हमें यही तो चाहिए था कि स्पीशीज स्पेसिफिक हो, हर स्पीशीज़ को ना मारे, नैरो स्पेक्ट्रम हो, बहुत कम जो जिन्हें हमें मरवाना है बस उन्हीं को मारे, हर किसी को डैमेज ना करे. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. कौन? बैक्यूलो वायरसेस. किस जीनस से आता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोन वायरसेस. They have been shown to have no negative impact on plant, mammals, bird, fish, or even non-target insects. This is especially described when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program. So what is the full form of IPM? IPM is Integrated Pest Management Program, or when ecological sensitive area is treated. Now we will see the last topic from this chapter, which is microbes as biofertilizers. अब हम microbes का यूज़ biofertilizers में कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agriculture produce have contributed significantly to this pollution. डिमांड बढ़ रही है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है. Of course, we have now realized that there are problems associated with the use of chemicals, overuse of chemicals, and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizers. Biofertilizers क्या है? Are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. तो biofertilizers क्या है? These are the organisms जो nutrient quality कर देते हैं, soil की बढ़ा देते हैं. The main source of biofertilizers are bacteria, fungus and cyanobacteria. You have studied about the nodules of root in leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form, which is used by the प्लांट. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको फिर प्लांट यूज़ कर लेता है. कौन? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम. क्वेश्चन 8. अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग. तो ये तो कहता है एज ए सिम्बायोट. सिम्बायोट का मतलब जो साथ में रहते हैं, और कुछ फ्री लिविंग है जो फ्री लिविंग करते हैं. जिनका एग्जांपल क्या है? एजोस्पायरुलम और एजिटोबैक्टर. तो दो तरह के पढ़े हमने एक सिम्बायोट पढ़े, राइजोबियम. किसके साथ सिम्बायोट है ये? रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. फिर हमने पढ़े फ्री लिविंग. कौन से फ्री लिविंग है? एजोटोबैक्टर और एजोस्पायरुलम. दो. Thus enriching the nutrient content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic association with plant. अगर फंजाई बना रही है symbiotic association plant के साथ तो उसे क्या जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है. Symbiotic association of fungus with plant is called mycorrhiza. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. तो कौन सी जीनस के मेंबर्स बताते हैं? ग्लोमस.
The fungal symbiote in these association absorb phosphorus from soil and pass it to the plant. इसमें जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है, वो फॉस्फोर सॉइल से फॉस्फोरस लेता है और प्लांट को देता है. और प्लांट क्या करता है, प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स. कैसे हैं ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में. मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्लिटोरिया. तीनों क्या है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेटर हैं. साइनोबैक्टीरिया नाम एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया. ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है. In paddy field, cyanobacteria serves as an important biofertilizer. Blue-green algae also add. Blue-green algae cyanobacteria का ही नाम है. Organic matter to soil and increases fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrient and reduce dependency on chemical fertilizers. ये हमने देख लिया पूरा कि हम फर्टिलाइजर्स में कैसे माइक्रोब का यूज़ कर रहे हैं. तो हमने आज क्या क्या करा, हमने आज देखा कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, हमने देखा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, हमने देखा माइक्रोब्स एज बायोगैस प्रोडक्शन, और हमने देखा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसके पहले के टॉपिक माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम इस प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं.